सभी को प्रणाम है नमस्कार है। आप तमाम जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4 को लेके आप नौकरी तक से जुटे हुए हैं और मैंने सीरीज चलाया हुआ है और कल भी मैंने जीके जीएस को लेके और आप तमाम जितने भी साथी जिन्होंने भी इस पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ है, उन 40 पेज के पीडीएफ को आपने एप्लीकेशन से लिए होंगे, यानी खरीदे होंगे और जो नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, जो ले लिए हैं वो इस इंतजार में भी होंगे कि सर पढ़ा दीजिए। बिल्कुल अभी हम अपने किसी कारणवश 2-3 दिन की छुट्टी पे हैं और हम गाँव में हैं। तो गाँव में नेट की भी असुविधा है और बोर्ड भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैनेज कीजिएगा और जो ये बुक लिए होंगे, जो मैंने दिया है, तो आप इसको सामने खोल लीजिएगा, बिल्कुल खोल लीजिए, कोई रिलैक्स मोड में है, कोई दिक्कत नहीं है। और 8वाँ पेज पे आधुनिक भारत का इतिहास होगा। कल मैंने ये पढ़ाया था, देखिए 3 सेक्शन है, 1, 2 इधर हो गया 3, 3 सेक्शन में 1 पेज में बँटा हुआ है। तो मैंने 1 सेक्शन आपको उस दिन 33 प्रश्न मैंने ले लिया है और आज हम लेंगे ये वाला आधुनिक भारत के इतिहास का, ये बीच वाला। इसमें भी लगभग 20 से 25 प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है, तो हम आज ये क्लास आपको लेंगे। तो मैनेज कीजिएगा, सामने होगा, मेरे साथ बोलिएगा, समझिएगा कि सामने हम बैठे हुए हैं और मित्र के साथ में हम लोग एक रिवीजन चल रहा है ना? संगोष्ठी चल रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और नौकरी तक से जो भी जुटे गए और मुझे उम्मीद है कि क्लास, देखिए सभी की क्लास अच्छी होती है और मेरी भी क्लास अच्छी ही होगी और आप भी रूम में पढ़ते होंगे। समझ लीजिएगा सामने में हम लोग दोस्त, पृथ्वी सर दोस्त के समान बैठे हैं। बस 2-3 बार बोलते रहेंगे। वीडियो लंबा होगा, 30 मिनट का होगा, पहले ही बता दें। तो आप नोट्स निकालिए पहले, पेज नंबर 8 जो अगर नोट्स लिए, नोट्स निकालने के बाद पेज नंबर 8 नोट्स निकाल के और हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये जीएस का सेक्शन है। जीएस जनरल स्टडीज में आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास का एक कालखंड है आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ से प्रश्न आपको टीआरई 4, टीआरई 5 सब में देखने को मिलेगा। इतिहास में तो बहुत सारा है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन इतिहास है, विश्व का इतिहास है। तो जो सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, हिस्ट्री के टीचर, उनको तो डीपली पढ़ना होगा। लेकिन जो हिस्ट्री के टीचर नहीं बन रहे, मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, हिंदी के टीचर, तो उनको भी जीएस पढ़ना है। तो उनके लिए हम ये जीएस सेक्शन जो 40 नंबर का होता है, 6ठी से लेकर 12वीं तक वाले में 40 नंबर का, उसमें 8 नंबर का जो ये आता है, 8 नंबर का आधुनिक भारत के इतिहास से, वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। और 1 to 5 वाले, उसमें तो 150 में से 120 नंबर जीएस सेक्शन होता है, उसमें भी इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उनको भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, 15-16 प्रश्न आपको पूछेगा तो उसमें भी काम आएगा। स्टार्ट करें, नोट्स ले लीजिएगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे नौकरी तक नहीं पता है तो नौकरी तक यूट्यूब खोलिए, उसमें ऊपर में होम वीडियो शॉर्ट्स में जाइएगा। एप्लीकेशन कैसे लेना है, डाउनलोडिंग कैसे करना है, प्रिंट कैसे लेना है, ये सब देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट आपका कीमती समय लिए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहला प्रश्न आता है, सबसे पहले पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या आता है उसको लेके चलते हैं। उससे पहले इसमें आपका एक प्रश्न है, ये जो मैं बता रहा था कल, जो मैंने पढ़ाया था, आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें एक प्रश्न है सिख, लास्ट में देखिएगा, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, सिखवाद का प्रवर्तन कब से हुआ? यानी सिखों का राज अपने देश में, सिख का जो प्रचलन है हमारे देश में, ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने धर्म के लोग रहते हैं, 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं, तो बोलिएगा 6। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म, ये 6 धर्म के लोग हमारे देश में, भारत देश में निवास करते हैं। तो यहीं पर प्रश्न आता है सिखवाद, यानी सिखों का चलन हुआ, यानी कि सिख बढ़े। सिखवाद का जो प्रवर्तन है वो कब से हुआ? तो बोलिएगा 16वीं सदी। 16वीं सदी कहे तो 1500 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, 1500, 1501, 1502, यानी 16वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन होना स्टार्ट हो गया था। सही जवाब आपका क्या है? 16वीं सदी। ऑप्शन में देगा 16वीं सदी, 17वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, तो आप 16वीं सदी मांगिएगा, शताब्दी जिसको बोलते हैं। और ईस्वी में बोले तो 1500 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें आते हैं, ध्यान देखिएगा, बुक नहीं है, बोर्ड पे नहीं है, फिर भी आपको दिक्कत नहीं हो। इसके बाद यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये सवाल यहाँ एक लास्ट वाला था तो मैंने इसको ले लिया है। इसके बाद इस वाले में आइएगा, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में गुरु नानक जी का जन्म, है ना, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये प्रश्न अहम हो जाता है और सवाल बेहतरीन है। ठीक है, धुंधला आ रहा है क्या? मैनेज कीजिएगा। ठीक है,
गुरु नानक देव जी का जन्म आपको 1469 में हुआ था और ये तलवंडी में हुआ था। तलवंडी 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 यूं कहे ये कब की बात हो गई है? ये बात हो गई है 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ और 16वीं सदी से सिखवाद का चलन हो गया। तो गुरु नानक देव जी पहले थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जो आज वर्तमान में देखा जाए तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है और वहाँ हमारे भारत से ट्रेन भी जाता है। तो जो सिख धर्म को मानने वाले हैं तो गुरु नानक देव जी को वहाँ जन्म स्थान को जाते हैं, वो तीर्थ स्थल हो गया है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ, तलवंडी में हुआ। अब वर्तमान में कहाँ हुआ? वर्तमान में तो कहिएगा पाकिस्तान के ननकाना साहिब जगह पे। चलिए तीसरा सवाल, नानक जी यानी बात किसकी हो गई? गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था? उनके बाबू जी का क्या नाम था? सबके पिता है भाई, बेटा उतना नाम किया तो पिताजी है। तो गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद जी था। मेहता कालू चंद, ये गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू चंद। और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। क्या था? तृप्ता देवी था। अब आते संगत और पंगत को स्थापित किसने किया? जो धर्मशाला होता है उसमें बोलते हैं ना सत्संग होना चाहिए। सत्संग मतलब क्या? अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे विचार आएंगे। तो संगत जिसको धर्मशाला बोलते हैं, धर्मशाला में संगत। और पंगत मतलब क्या? गांव घर में देखिएगा जब साधु संत का भंडारा होता है, कबीरपंथी में गांव घर में भी कबीरपंथी होते हैं तो भंडारा में बोलते हैं ना पंगत कर लीजिए। पंगत मतलब क्या? खाना खा लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो उनको सिख में पंगत मतलब क्या? लंगर। पंगत बोलिए या लंगर बोलिए। पंजाब में जब जाइएगा, पंजाब हरियाणा साइड में, तो लंगर चलता है। लंगर मतलब क्या? भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पंगत बोलिए या लंगर। तो इसको किसने स्थापित किया? प्रश्न ये पूछा है, संगत और पंगत को किसने स्थापित किया? तो आप बोलिएगा गुरु नानक देव जी ही थे। उन्होंने ये लागू किया कि कोई भूखा नहीं रहे, उनके लिए पंगत का व्यवस्था हो और संगत भी होना चाहिए, उनको ज्ञान भी देना चाहिए, सही राह पे ले जाना है। ठीक है, तो संगत और पंगत को स्थापित किसने किया? ये प्रश्न पूछता है तो बोलिएगा गुरु नानक देव जी। उनका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब पाकिस्तान, जो वर्तमान में है। और पहले इसका नाम तलवंडी था। उनके पिता का क्या नाम है? माता का क्या नाम है? गुरु नानक देव जी का पिता का नाम कालू चंद था, माता का नाम तृप्ता देवी था। और पंगत और संगत किनके द्वारा स्थापित किया गया? पहली बार तो गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया। इनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु कब होती है गुरु नानक देव जी का? 1539 में, जब सिखवाद का चलन बढ़ते चला गया था। 1539 ईस्वी में जो पाकिस्तान में एक जगह है करतारपुर, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब हुआ? 1469। और 1469 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? यानी आप भी अपने पिता के बाद अगला पीढ़ी तो आप ही है, उत्तराधिकारी बनेंगे। तो इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इनका बेटा बनेगा। तो कहिएगा गुरु अंगद जी, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे, इनके पिता थे। यानी गुरु नानक देव जी के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो बोलिएगा गुरु अंगद। और यही अंगद जी थे, इन्होंने ही पहली बार गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। क्लास अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है? मैं मानता हूँ बोर्ड पे होते तो आप बेहतरीन होता, लेकिन कोई बात नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। आपके पास नोट्स तो होगा सामने में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नई नोट्स है, सुन लीजिए, सुन के फायदा ही होगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, हॉटेड क्वेश्चन है, 6ठी से 12वीं तक का NCERT से छांटा हुआ क्वेश्चन है। ये कोई मजाक नहीं है, वनडे एग्जाम है, 1 लाइनर है। ठीक है, चलिए अब आते अकबर, महान सम्राट। अब जाइए बाबू, उधर जाइए, मेरा बेटा है बेटी है तो थोड़ा तंग हो जाते हैं, प्लीज घर में है तो मैनेज कीजिएगा आप थोड़ा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या भैया? अकबर, महान सम्राट अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। महान सम्राट अकबर ने भी क्या हुए? महान सम्राट अकबर ने 500 बीघा उस जमाने में जमीन दान दे दिया सिखों के चौथे जो गुरु थे रामदास। सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा अकबर ने दान दे दिया था। बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो बोलिएगा गुरु अर्जुन देव जी ने की। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की।
अगला प्रश्न, खुद को सच्चा बादशाह कहा था, अपने आप को ही खुद को सच्चा बादशाह, मैं ही सच्चा बादशाह हूं, तो किसने कहा था? यही श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने आप को कहा था, मैं ही सच्चा बादशाह हूं। यानी अपने आप को किसने कहा सच्चा बादशाह? तो कहिएगा गुरु अर्जुन देव साहब, जो आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है। अकबर ने किसको 500 बीघा जमीन दिया था? तो कहिएगा 500 बीघा जमीन चौथे गुरु सिखों के रामदास को दिया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, श्री हरमंदिर साहिब, जिसको आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं, अमृतसर जाइएगा वहां स्वर्ण मंदिर है, उसका पुराना नाम क्या है? श्री हरमंदिर, हरमंदिर साहिब, ये नाम पुराना है जिसको हम लोग आज स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? श्री हरमंदिर साहिब को किसने बनवाया? तो श्री गुरु अर्जुन देव साहब ने ही स्वर्ण मंदिर जो आज देख रहे हैं इनको बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? साईं मियां मीर ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है इसकी नींव किसने रखी? साईं मियां मीर ने, साईं मियां मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। कितना बेहतरीन सवाल सब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया, महान सम्राट थे, अब क्या कहें, लेकिन उसको महान ही बोलते हैं, लेकिन गलत है। पता इतने बड़े गुरु को कैसे दे देना, भगवान जाने। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने दिया, जहांगीर साहब ने इनको मृत्युदंड दे दिया। अगला प्रश्न, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया? श्री अकाल तख्त साहिब। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल क्या है? श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया? श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। श्री गुरु किसने किया? श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, हिंद की चादर किसने, हिंद की चादर किसको कहा गया? तो गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद की चादर, हिंदुस्तान की चादर कहा गया। हिंद की चादर किसे कहा गया? गुरु तेग बहादुर साहब को कहा गया। हिंद की चादर किसे कहा गया? ऐसे ही पढ़िएगा, बोल बोल के पढ़िएगा, अकेले में पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइड में कोने में चले जाइएगा, बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आधा घंटा पे उठ के पेशाब चले जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, बाथरूम चले जाइए, लेकिन ऐसे पढ़िए। पढ़ने में किसी को अच्छा नहीं लगता है साहब, जान लीजिए। पढ़ाई आसान तो है, लेकिन आसान बनाना आपको पड़ेगा। आसान कैसे बनेगा? मेहनत करना होगा, बैठना होगा, सबकी बातों को निगेटिविटी पॉजिटिविटी सुनते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ये आप कर सकते, कोई दूसरा नहीं करेगा। हम भी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें भी कमेंट में देखिएगा, एक दो गाली देने वाले मिलेंगे तो क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय समय की बातें होती है। चलिए, तो हिंद की चादर किसको कहा गया? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? औरंगजेब। बताइए, ये मुगलवा जो था, मुगल खानदान, ये सिख के पीछे ही पड़ गया था। जहांगीर साहब ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया, और फिर सिख के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उसको उसका बेटा औरंगजेब मृत्यु दे दिया, यानी पीछे ही पड़ा हुआ था। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, और जहांगीर ने किसको दिया था? गुरु अर्जुन देव को दे दिया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किए, और साथ में गुरु प्रथा ही खत्म कर दिए, यानी कोई गुरु नहीं मानना, अपने बुद्धि से काम लो। गुरु प्रथा को खत्म कर दिया और खालसा पंथ की, अपना पंथ इन्होंने स्थापना किया, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। सिखों के अंतिम गुरु, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये प्रश्न पूछता है तो कहिएगा यही थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ, अपने बिहार के पटना में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु, यूं कहे सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद साहब जी का यहाँ जन्म हुआ। 1666 ईस्वी में हुआ, पटना में हुआ। वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न। तो बोलेगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था, और सिखों के ये अंतिम भी थे, और सिखों के 10वें गुरु भी थे। तो एक प्रश्न बनता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी निधन कब हुआ? 1708 ईस्वी में, नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में, 1666 में पटना में गुरु के यूं कहे सिखों के अंतिम गुरु या सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी साहब का, और इनका मृत्यु जो है 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसको बताया? तो गुरु अर्जुन देव को बताया,
और उसने ही पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापना किया। यानी यूं कहें सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका उत्तराधिकारी, या यूं कहें गुरु गोविंद सिंह साहब ने बता दिया था मरने से पहले कि अब जो अगला गुरु होगा वो कौन होगा। जो कौन होगा तो बोलिएगा अगला गुरु अर्जुन देव साहब थे, और इन्होंने ही एक नया गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना भी किए थे। बेहतरीन सवाल। रंजीत साहब का जन्म कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछता है। तो 2 नवंबर 1780 को शुक्र चकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रंजीत साहब का जन्म कब हुआ। रंजीत साहब का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को। 2 नवंबर 1780 को रंजीत साहब। कहेंगे सर क्यों पढ़े, ये प्रश्न पूछेगा क्या, पढ़ के क्या होगा। देखिए अगर ऐसा होता तो जीएस का प्रश्न ही नहीं कभी पूछता। क्यों पूछेगा बताइए, पूछ के क्या होगा। ठीक है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो इस चीज का ख्याल रखिए। ठीक है, तो रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ। शुक्र चकिया मिसल के मान सिंह के घर, मान सिंह इनके पिता थे तो उन्हीं के घर में हुआ होगा। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी यानी इनके बाद कौन संभालेगा गद्दी, तो कहिएगा पुत्र खड़ग सिंह। पुत्र रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, सिख राज्य था पहले, सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। अमृतसर संधि हुई महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। वेरी 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 इंपोर्टेंट। कहिएगा अमृतसर संधि कब हुआ, तो कहिएगा महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। ये संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809। ऐसे ही बोलना है। कहिएगा अमृतसर संधि कब हुआ, तो 1809 में हुआ। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर संधि हुई। किनके बीच हुआ, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 किनके बीच, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। ऐसे में कोई भूलेगा जी, ऐसे पढ़िए 10 बार। और पढ़ाने का मतलब पढ़ना ही होता है। कुछ लोग बोले सर आप पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक पढ़ने का तरीका बदलिए, ट्रेंड बदलिए। मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, और क्यों बैठ के पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, आपका भी काम हो जाए। और अपने दोस्तों के बीच 4-5 का ग्रुप बनाइए जीके जीएस, और सब लोग आपस में 10-10 बार बोलिए, याद होगा ऐसे में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। चलिए अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला कौन था। ऑप्शन में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। काल कोठरी जिसको ब्लैक हॉल बोलते हैं, काल कोठरी की घटना घटी थी, कब घटी भाई। काल कोठरी जिसको ब्लैक होल भी बोलते हैं, इसकी घटना कब घटी, तो बोलिएगा 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को काल कोठरी जिसको ब्लैक होल बोलते हैं उसकी घटना घटी थी। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय यह घटना घटी थी। अलीनगर, अमृतसर का संधि 1809 में हुआ महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। अब आता अलीनगर की संधि कब हुई, तो बोलिएगा 1757 ईस्वी में हुआ, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि कब हुई, 1757 में। अलीनगर की संधि कब हुई, 1757 में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि हुई थी। अब मात्र 4 सवाल है, भागिएगा मत। दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया, मीर कासिम ने। दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया, मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध सबको याद होगा, कमेंट कीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो हार गया था उनके बीच हुआ। यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। 23 जून 1757 का युद्ध प्लासी का युद्ध है। यह प्रश्न पूछता है और यह प्रश्न सब बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न थे बहुत लोग छोड़ देंगे। तो ऐसे प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में वन डे एग्जाम चल रहा है। बॉल देखिए, दिमाग नहीं। विराट कोहली बनना होगा, प्रैक्टिस करके आना होगा फील्ड पे। कोई भी बॉल कहाँ फेंके, कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछे, तो ऐसे अभी क्या चल रहा है, ये प्रैक्टिस चल रहा है।
प्रैक्टिस फॉर्म में। मुझे पता है आप जोश में होंगे अभी, यही जोश को बना के चलना है। और जो तमाम है, इनसे पहले एक क्लास मैंने आईएनएम का मतलब आप थंबनेल में देखते होंगे, जीके जीएस आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो हम ले गए हैं, ठीक है, जीके जीएस में ही। तो दस्तक प्रथा को समाप्त मीर कासिम ने किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के हुआ। और अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल के उस समय के नवाब सिराजुद्दौला थे, जो हार गया, यानी अंग्रेज से हार गए थे। प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर गद्दार। वही मीर जाफर था जिसने सब बात बता दिया रॉबर्ट क्लाइव को, है ना, मिल गया उससे, इसीलिए सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गए। इसके बाद प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ था? बंगाल में था। बंगाल में ये युद्ध हुआ था। प्लासी चूंकि बंगाल के नवाब थे तो बंगाल में ही युद्ध होगा, अंग्रेज को बंगाल हड़पना था। तो वही पूछा है कि प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ था, किस मैदान में युद्ध हुआ? 23 जून को हुआ, 23 जून 1757 को हुआ। अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और इधर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जो हार गए युद्ध में। लेकिन वो मैदान कौन था? बंगाल में, बंगाल का मैदान था। और उस समय बंगाल, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनके सेनापति कौन थे? तो बोलिएगा मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। मीर जाफर ने गद्दारी किया सिराजुद्दौला अपने राजा के साथ, और जिसके कारण इस युद्ध में 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, अंग्रेज से हार गए। आपका आज का क्लास ये सेकंड वाला, पहला उस दिन किए, आज सेकंड हम आपको पढ़ा दिए। अगला क्लास ये जीके जीएस का, हम ये आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास हम जो स्टार्ट किए 1498 से किए हैं, जब भारत की खोज किया था। पुर्तगाली आए थे पहली बार, पहला यात्री वास्को डी गामा थे, वहां से स्टार्ट किए हैं। और आज़ादी तक के प्रश्न को हम बता देंगे। और इस किताब में जीके जीएस का पूरा है, सामान्य विज्ञान भी है और इतिहास भी है। हम विज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ा देंगे। मात्र 39 पेज का है। आप प्ले स्टोर से नौकरी तक आराम से देखिएगा। 10 के जो यूट्यूब पर लोगो है, नौकरी तक का वही लोगो, ऊपर से 2-3 के बाद होगा, नौकरी तक लोगो दिखेगा। 10 के 10,000 डाउनलोडिंग है, डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, पैसा तो लगता वहाँ नहीं है। आराम से देखिएगा क्या बोलता है। और जब आपको वहाँ नंबर मांगेगा, यूज़ अनदर नंबर, व्हाट्सएप से नहीं कीजिएगा, उसके नीचे और यूज़ अनदर नंबर में अपना नंबर डालिएगा, जो नंबर आपके मोबाइल में फिलहाल हो, चूँकि उस पर OTP आएगा, वेरीफाई करेगा कि आप ही है ना, रोबोट तो नहीं है। अपना नाम डाल दीजिएगा, हो गया। इसके बाद नीचे में ही, मोबाइल के नीचे में होम स्टोर, स्टोर मतलब स्टोर, उसमें सामान होता है, स्टोर में, स्टोर पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर में रामबाण बुक दिखेगा, तो सब 1 से 5, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब ले सकते हैं। कुछ ने एक प्रश्न किया, सर 96 तो आप बोले हैं, 99 रुपया, बिल्कुल 96 दाम है। लेकिन आपको जब कोर्स लीजिएगा तो 106 रुपया कटेगा, चूँकि 6 रुपया जो है 10 रुपया वो क्लास प्लस से जो मैं ऐप बनाया हूँ वो काट लेता है, वो मेरा नहीं है। 96 रुपया वो मेरा चार्ज है और 7-8 रुपया वो काटता है, उसमें भी कट जाता है। तो 106 आपको पे करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्लास का इंतजार कीजिए। ये क्लास 24 मिनट का था। जीके जीएस का आईएनएम का क्लास 2 दिखेगा, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए। पहला क्लास नहीं देखे, देख लीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। यही नोट्स है, देख लीजिए। 39 पेज का है, कोई दिक्कत। और जाके साइबर कैफे में नहीं, आप जिस जिला में, वहाँ कोर्ट होगा, जिला कोर्ट, वहाँ जाइएगा। 70 पैसे लेगा, 65 पैसे लेगा, कहिएगा हम 65 पैसे पेज देंगे, तो 65 पैसे को 0.65 गुने 39 पेज से कीजिएगा, उतना ही पैसा पड़ेगा, कोई ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। निकाल लीजिए सर, निकाल के चाट जाइए, बहुत आसान है। 5 पेज का आधुनिक भारत का इतिहास है। बस या 15 क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास हम आपको पढ़ा देंगे। 15 क्लास बहुत है। चलिए अगला क्लास हम आपको साइंस का लेंगे। तो आप लोग क्लास कैसा लगता है साहब, और मैनेज कीजिएगा, चूंकि हम है नहीं, बोर्ड होता था तो कोई दिक्कत नहीं था। और मेरे साथ निकाल के आराम से रिपीट कीजिएगा, रिपीट बोलना है, चूंकि कान में जब जाएगा वो आवाज़, बचपन वाला याद आएगा। बचपन में ऐसे हम लोग जोर से पढ़ते थे, जोर से पढ़िए। आप बड़े तो हो गए, लेकिन बचपना लाइए, कहीं पढ़ाई में बचपना बोल के पढ़िएगा तो याद होगा। और जीके जीएस याद नहीं किया जाता है, बोल के पढ़िएगा तो संस्मरण होगा, रिपीटेशन होगा, तब रिमेंबर होगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगला क्लास साइंस का होगा, ठीक है, तो उसमें भी आ जाइएगा।